स्वागत है दोस्तों आपका तरगाई स्पीसीज चैनल पे। हमने अपने हिस्ट्री के पहले लेक्चर में देखा कि कैसे यूरोपियन इंडिया आते हैं। यूरोपियन में जो पहली पावर रहती है पोर्तुगीज 1498 में इंडिया आती है वाया कैप ऑफ गुड होप। उन्होंने अपना कोचिन को हेडक्वार्टर बनाते हैं, जो हेडक्वार्टर बाद में जाके गोवा बन जाता है, जो उन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से जीता रहता है। फिर आती है इंग्लिश, डचेस, फ्रेंच, डेनिश, ये सारी यूरोपियन कंट्री इंडिया आती है। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पोर्तुगीज के बीच में लड़ाई हो जाती है सूरत में 1612 में। जब 1612 में पोर्तुगीज से ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं बैटल ऑफ स्वाली में, तो जहांगीर खुश होके सूरत ब्रिटिशर्स को दे देते हैं, जो आगे जाके उनका 1613 में हेडक्वार्टर बन जाता है। फिर डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर होता है। ब्रिटिशर्स जीतने के बाद डचेस इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, वो उनका सारा ट्रेड इंडोनेशिया के साथ होने लगता है। फिर होता है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में राइवलरी, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, जो एक पार्ट था यूरोप में चल रहे हुए वार का, वॉर ऑफ सेक्सेशन। वॉर ऑफ सेक्सेशन खत्म होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले के थ्रू। ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले के थ्रू मद्रास जो है ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया जाता है, और यूरोप में जो कनाडा का लेजमबर्ग है वो फ्रेंच को वापस कर दिया जाता है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सेकेंड कर्नेटिक वॉर चालू हुआ और थर्ड कर्नेटिक वॉर हुआ, और फिर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। तो सेकेंड कर्नेटिक वॉर जो है ये हुआ 1749 में और से लेके 1754 तक। क्यों हुआ ये सेकेंड कर्नेटिक वॉर जो था? ये इसके दो कारण थे। पहला कारण था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों अपना डोमिनेशन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बढ़ाना चाहते थे। दूसरा था रीजन इंडियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो हैदराबाद रीजन है और कर्नाटिक रीजन है, वहां के लोकल रूलर्स थे, वहां पे सक्सेशन वॉर चालू हो जाता है। सक्सेशन वॉर में जो हैदराबाद रहता है, जो वहां के नवाब रहते हैं, निजाम उल मुल्क आसिफ जावन, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद जो उनके बेटे रहते हैं नासिर जंग, उनको नवाब बना दिया जाता है। लेकिन जो उनके ग्रैंडसन रहते हैं मुजफ्फर जंग, वो क्लेम करते हैं कि हैदराबाद के नेक्स्ट नवाब वो है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है हैदराबाद रीजन में। और जो कर्नाटिक रीजन रहता है, वहां पे जो चंदा साहब थे और वहां के नवाब वहां के नवाब जो थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अनवरुद्दीन खान, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वहां के नवाब कौन रहेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं नासिर जंग को हैदराबाद में, और जो फ्रेंच है वो सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग को। और जो कर्नाटिक रीजन रहता है, वहां पे चंदा साहब को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच, और अलवरुद्दीन खान को सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स। अब फाइट चालू हो जाती है, बैटल चालू हो जाते हैं। तो बैटल जब चालू होता है, इसी बीच क्या होता है कि बैटल ऑफ अंबुर में जो 1749 में हुआ है, उसमें क्या होता है, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग मिलके अनवरुद्दीन खान को मार देते हैं, और कर्नाटक का जो नया नवाब कौन बन जाता है, वो बन जाते हैं चंदा साहब। और जब चंदा साहब नवाब बन जाते हैं, तो फिर आते हैं हम लोग, इन लोग आते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में उन्होंने नासिर जंग की मर्डर कर देते हैं 1750 में। अब नवाब हैदराबाद का नया नवाब कौन बन चुका है? बन चुके हैं मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग बन चुके हैं नए नवाब, कहाँ के? हैदराबाद के। लेकिन 1750 में जब मुजफ्फर जंग बन जाते हैं, एक ही साल बाद मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है। तो फ्रेंच क्या करते हैं, जो मुजफ्फर जंग के सन थे सलबत जंग, उनको बना देते हैं हैदराबाद के निजाम। तो जो टोटल कंट्रोल था अब साउदर्न पार्ट का, वो आ चुका है फ्रेंच के हाथ में। फ्रेंच डोमिनेट कर रहा है सेकेंड कर्नाटिक वॉर में अपना साउदर्न पार्ट को। लेकिन उसी बीच क्या हो जाता है, जो रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, आगे जाके जो गवर्नर बनते हैं 1759 के आसपास, ये बनते हैं गवर्नर कहाँ के? बंगाल के। तो ये जो रहते हैं, ये तब जनरल रहते हैं वहां के साउथ इंडिया के। ये क्या करते हैं, एयरकॉट को सीज करते थे 1751। जो एयरकॉट रीजन है, वहां पे ट्रिंच पोली है, जहां पे चंदा साहब रहते थे, उनको चारों तरफ से ये घेर लेते हैं, और क्या करते हैं, मजबूर करते हैं चंदा साहब को ट्रिंच पोली ब्रिटिशर्स को देने को। इसी में क्या होता है कि ये ट्रिंच पोली जो है ब्रिटिशर्स को वापस मिल जाता है। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस ट्रिंच पोली को उठा के जो अनवरुद्दीन खान है, मतलब एयरकॉट का नया नवाब, किसको बना देते हैं? अनवरुद्दीन खान के बेटे को बना देते हैं। तो अब जो पावर है कर्नाटिक रीजन में, वो किसके पास आ गई? वो ब्रिटिशर्स के पास आ गई। इसी ये फिर ये क्या होता है, जब दोनों जन कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हैदराबाद में फ्रेंच का पावर है, कर्नाटिक में ब्रिटिशर्स का पावर है, तो इन लोग क्या करते हैं, अपने बीच में सेटल करते हैं, किसके थ्रू?
ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब खत्म होता है, कब होता है 1754 में। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के थ्रू खत्म हो जाता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर। आते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर में। जब सेकेंड कर्नाटिक वॉर खत्म होता है तो एक डिफरेंस आता है कि सब लोग, एक नॉर्मल ट्रेड चल रहा है, डुप्लेसिस को वापस बुला लिया गया है, कहाँ पे, यूरोप में बुला गया है, तो इसी बीच थर्ड कर्नाटिक वॉर हो जाता है। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर कब से कब तक चलता है, ये 1756 से लेके 1763 तक चलता है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट रहता है 7 ईयर ऑफ वॉर, जो ग्लोबल 7 ईयर ऑफ वॉर हो रहा था 1756 से लेके 1763 तक, वो इसका पार्ट रहता है। तो जब यूरोप में 7 ईयर ऑफ वॉर चालू हो जाता है तो उसी वक्त इन्फॉर्म किया जाता है इंडिया में कि यूरोप में वॉर चालू हो गया ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो ब्रिटिश और फ्रेंच इंडिया में भी वापस लड़ने लगे। इसी बीच क्या होता है, जो डोमिनेंस होता है ब्रिटिश का वो बढ़ जाता है। अब बेसिकली कॉज क्या रहता है, हम लोग कॉज देखेंगे कि कॉज क्या रहता है ब्रिटिश और इंडिया का। पहला तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो बहुत पहले से चलती रही ट्रेड का, बोथ वांटेड टू कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, जो इंडिया का ट्रेड है वहां पे दोनों को कंट्रोल करना है। और इन दोनों को जो सपोर्ट लोकल रूलर रहते हैं साउथ के, साउदर्न पार्ट के, डेक्कन पार्ट के, कर्नाटिक रीजन के, वो इनको सपोर्ट करते हैं और इन दोनों को, ठीक है। एक तो तीसरा रीजन था 7 ईयर ऑफ वॉर। इसी बीच क्या होता है, की इवेंट्स देख लेते हैं हम। इन लोग कैप्चर कर लेते हैं चंदनगर 1757 में, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा। किसका, फ्रेंच का था ये। इसको कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो बैटल ऑफ विंडी वॉश होता है, ब्रिटिशर्स जनरल एरिकोटी डिफीटेड फ्रेंच जनरल लैली एंड ऑफ फ्रेंच मिलिट्री पावर। तो जो वंडी वॉश का वॉर होता है 1760 में, वहां ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो पूरा डोमिनेंस है वो किसका है, वो ब्रिटिशर्स का। पहले में हमने देखा कि फ्रेंच डोमिनेट कर रही थी, दूसरे में हमने देखा कि कैसे उसमें भी फ्रेंच डोमिनेट कर रही थी, लेकिन तीसरा आते आते ब्रिटिशर्स डोमिनेट कर रहे हैं फ्रेंच के ऊपर। फिर इसके बाद जब बैटल ऑफ वंडी वॉश हो जाता है तो सीज ऑफ पौंडीचेरी। तो क्या होता है कि जब वंडी वॉश जीतने के बाद 1761 में ब्रिटिशर्स चारों तरफ से, जो पौंडीचेरी क्या था, हेडक्वार्टर था, किसका हेडक्वार्टर था, ये हेडक्वार्टर था फ्रेंच का, तो इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जो जर्नल थे फ्रेंच के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सरेंडर करने के अलावा, तो उन्होंने सरेंडर करिए। एक वीक जर्नल थे ये, मतलब जो डुप्लेसिस एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छा जनरल था, गवर्नर जनरल था, उनको वापस ब्रिटिशर्स ने बुला लिया, लेकिन ये एक वीक जनरल साबित होते हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। और फिर होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। 7 ईयर ऑफ वॉर रुक जाता है। जब 7 ईयर ऑफ वॉर रुकता है किसकी वजह से, ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से। तो वहां पे कुछ सेटलमेंट होते हैं, इंडिया में भी कुछ सेटलमेंट होते हैं थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस में। क्या सेटलमेंट होते हैं वो देखते हैं। एंडेड द वॉर, फ्रेंच लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस पर पूरा लॉस हो जाता है। किसका, फ्रेंच का। फ्रेंच क्या है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आप अब इंटरफियरेंस नहीं करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में। दूसरा चीज रहता है कि फ्रेंच को अलाउ के, जो भी ड्यूरिंग द सेकेंड थर्ड कर्नाटिक वॉर बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, जैसे कि कराईकल, माहे, चंदेनगर, पौंडीचेरी, जिसको ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच से ले लेता है। इस ट्रीटी के थ्रू फ्रेंच को वापस कर दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि आप इस पे फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, बस आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कुड नॉट फोर्टिफाई देम, ब्रिटिशर्स बिकेम डोमिनेंट पावर इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स अब थर्ड कर्नाटिक वॉर के द्वारा डोमिनेंट बन जाती है। अब टोटल कंट्रोल किसका है, साउदर्न पार्ट पे टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का है। अब आते हैं हम लोग, अब हम आगे देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या होता है कि जब औरंगजेब का एंड पोस्ट है, औरंगजेब चला था 1707, जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उनके जो सक्सेसर होते हैं बहुत वीक सक्सेसर होते हैं। वो चाहे बहादुर शाह की बात कर लो, जो 1707 से लेके 1712 तक रहते हैं। जहांगीर शाह 1712 से लेके 1713 तक रहते हैं। फारूक सैयद जो काफी छूट देते हैं ब्रिटिशर्स को, वो एक वीक सक्सेसर रहती है। ये सारा कारण बता है ब्रिटिशर्स का बंगाल में डोमिनेट करने का, इंडिया में डोमिनेशन बनाने का, क्योंकि मुगल कमजोर होते जाते हैं और ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ते जाती है। और जो सैयद ब्रदर्स थे ड्यूरिंग जब मुगल पीरियड चल रहा था, जो सैयद ब्रदर्स थे उनका क्या होता है कि जो सैयद ब्रदर है, ये सैयद ब्रदर, इनका टोटल कंट्रोल किस पे रहता है, मुगल पॉलिटिक्स पे रहता है। ये ही कंट्रोल कर रहते हैं मुगल पॉलिटिक्स में। लेटर में जाके फारूक सैयद को सैयद ब्रदर्स मार देते हैं। किसके हेल्प से, पेशवा बाजीराव विश्वनाथ, जो मराठा है पेशवा बाजीराव विश्वनाथ, उनकी मदद से किसको मार देते हैं, फारूक सैयद को। ठीक है, जो इनके जो मुगल के अगले सक्सेसर रहते हैं
बहादुर शाह रंगीला, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते थे, उनका नाम ही रंगीला रखा था कि बहुत रंगीला किस्म के आदमी थे। ठीक है। और दूसरा दूसरा कारण था जो एक्सटर्नल एग्रेशन, जो विदेशी जो विदेशी लोग थे वो इंडिया पे अटैक कर रहे थे। जैसे नादिर शाह एक पर्शियन रूलर थे, वो अटैक करते हैं 1739 में, बैटल ऑफ करनाल। जब बैटल ऑफ करनाल हो जाता है, मुगल हार जाते हैं, तो वो आते हैं दिल्ली। दिल्ली में वो लूटते हैं, लगभग 70 करोड़ रुपए वो लूटते हैं दिल्ली से। और क्या करते हैं, जो पिकॉक थ्रोन था, जो मुगल का पिकॉक थ्रोन था, उसको लेके जाते हैं। कोहिनूर डायमंड लेके चले जाते हैं। तो नादिर शाह आते हैं और मुगल्स को बर्बाद करके चले जाते हैं। फिर आता, उन्हीं के सक्सेसर रहते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1747 से लेकर 1767 तक। इस बीच वो इंडिया में कई बार आते हैं, कई बार आके उन्होंने इंडिया पे अटैक किया, कई बार उन्होंने लूट किया। उन्होंने उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, निजामुद्दौला को यहाँ पे इंडिया में बनाया कि आप देख रेख करेंगे, जिनको 1758 में निजामुद्दौला को मराठास दिल्ली से मार के भगा देते हैं। जब दिल्ली से मराठास इनको मार के भगा देते हैं तो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। तो बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है? अहमद शाह, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है? मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, और मराठास हार जाते हैं। तो कौन सी ईयर में होता है? 1768 में होता है। अब एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, इतने सारी चीजें हो रही है, तो अब मुगल शासन कमजोर पड़ चुका है, एकदम टूट गया है लोकल रूलर। और अब क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट जो स्टेट है उनके राइज हो रहे हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट राइज कैसे, बंगाल राइज हो रहा है, अलग अलग स्टेट हो रहे हैं, चाहे अवध प्रोविंस ले लो, उसके बाद आप हैदराबाद, कर्नाटिक रीजन, ये इसी टाइम पे ये इंडिपेंडेंट रीजन हो रहे थे। जाट जाट कम्युनिटी राइज हो रही थी, सिख हो रहे थे, राजपूत हो रहे थे। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम अपने आप में बन रहे थे। तो इसका एक कारण होता है ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स बंगाल में आगे बढ़े। तो ब्रिटिशर्स एक रिच प्रोविंस था, इट वाज द रिचेस्ट प्रोविंस बंगाल एंड वेल्दीएस्ट फॉर द मुगल। जो ब्रिटिशर्स ने एशिया में 60% ऑफ जो ट्रेड इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया था, वो कहां से किया था? वो बंगाल से किया था। तो अपने में ही बहुत बड़ा प्रोविंस था, किसके लिए? ये ब्रिटिशर्स के लिए था। ठीक है। देखिए 1960 से लेके 1690 तक काफी ट्रेड हुआ। ठीक है। अब बंगाल के रूलर्स हम देख लेते कि कौन किसने क्या क्या सक्सीड किया। तो मुर्शद कली खान पहले 1700 लेके 1700 टू 1727 तक फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुगल थे। ये पहले इंडिपेंडेंट मुगल थे। कहाँ के मतलब नवाब कहाँ थे? बंगाल के नवाब थे। इनको अपॉइंट किया था देख रेख करने के लिए मुगल ने, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नवाब बन जाते हैं कब? 1700 से लेके 1727 तक। फिर उनको कौन कौन करता है सक्सीड? करते हैं सुजाउद्दीन 1727 से लेके 1739 तक। कब से कब तक? 1720 से लेके 27 से लेके 1739 तक। ये कौन रहता है? ये सन इन लॉ रहते हैं ऑफ मुर्शद कली खान, जो सन इन लॉ है यही है। ठीक है। अब ये सरफराज कौन कौन रहता है? 1739 में से लेके 1749 तक ये सरफराज खान रूल करते हैं। कहाँ पे? एक साल। मुर्शिद अली खान के बेटे रहते हैं। इनको वीक सक्सेसर कहा जाता है। यही एक कारण बढ़ते हैं ब्रिटिश का डोमिनेंस बढ़ने का। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है। जब ये सारी चीजें होती है, अब सरफराज खान को सक्सीड कौन करता है? अलवरदीन खान। ये रूल कब से कब करती है? 1740 से लेके 1756 तक। अब ये नवाब बन जाते हैं। नवाब बनने के बाद इन्होंने देखा कि क्या होता है कि जो यूरोपियन पावर है वो कर्नाटिक रीजन में तो लड़ाई कर रही है, और वहां पे ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस बढ़ते हुए देखा। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स पे बंगाल में काफी रोक लगा दी। तो देखिए, अलवरदीन खान रियलाइज दैट द ग्रोइंग पावर ऑफ ब्रिटिशर्स एंड वांटेड टू एक्सपेल, बट ही डाइड इन 1756। इन्होंने काफी चीज पे रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो 1756 में मर जाते हैं। इनको सक्सीड कौन करता है? सिराजुद्दीन दौला। सिराजुद्दीन दौला, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कब से कब तक इन्होंने किया? 1756 से लेके 1756 तक। ये ग्रैंड सन थे। किसके ग्रैंड सन थे? अलवरुद्दीन खान के ग्रैंड सन थे। 20 साल की उम्र में ही ये बन चुके थे नवाब। ठीक है। जब ये बने तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मिसयूज कर रहे हैं किस चीज का? जो इनको ट्रेड परमिशन दिया गया है उसका मिसयूज कर रहे हैं। और बहुत सारे जो इनको ब्रिटिशर्स को मनी पे करना था, मुगल को, नवाब ऑफ बंगाल को, ये नहीं कर रहे। अब ये मनमानी कर रहे हैं, अपनी मन की जो मर्जी आ रहा है वो अब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं किया सिराजुद्दीन दौला ने। तो सिराजुद्दीन दौला, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये फोर्ट्रेस बिल्ड करने लगे विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के लोगों ने फोर्ट्रेस बिल्ड करने लगे। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसके बीच में?
सिराजुद्दीन दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो सिराजुद्दीन दौला ने अटैक किया और कोलकाता को कैप्चर कर लिया। और एक मानी जाती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? बेसिकली जब कलकत्ता पे सिराजुद्दीन दौला ने अटैक किया तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो राइटर्स हैं बुक्स और उन लोग बोलते हैं कि उसी टाइम पे लगभग 140 ब्रिटिशर्स को कैद किया सिराजुद्दीन दौला, एक बहुत से छोटे जेल में बंद करके रख दिया, जिसके कारण 126 ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है। तो इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाए। अब इसी के चलते जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव जिनको अभी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में एक बढ़िया जीत मिली है कि ट्रिंचपोली की जीत मिल गई है। अब उन्होंने क्या किया, रेनफोर्समेंट भेज दिया, कहाँ पे, बंगाल में भेज दिया। तो जो ब्रिटिशर्स की 3000 की सेना है वो लड़ पड़ती है सिराज के 50,000 आर्मी, जो 50,000 आर्मी है सिराज की, वो 3000 ब्रिटिशर्स आर्मी से लड़ पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मीर जाफर है, घर का बेदी लंका ढाए, सिंपल सी बात है, जो घर के लोग होते हैं वही लंका ढाते हैं। तो मीर जाफर जो उनके सपाटी थे, किसके, अलवर्दुन, इनके मीर मीर एक सेकंड, हाँ, नवाब के जो करीबी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर दिया, सारी चीजें बता दी। इसके चलते सिराजुद्दीन दौला 50,000 आर्मी होने के कारण भी हार जाते हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश का डोमिनेशन है इंडिया में अब बढ़ चुका है। दूसरा रीजन क्या पता चलता है कि जो आर्टिलरी है, जो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं, वो ब्रिटिशर्स के ज्यादा बेटर हैं, किसके, जो इंडियन रूलर है उनसे। अब ये धीरे धीरे चीजें ब्रिटिशर्स इंडिया पे कंट्रोल करते जा रहे हैं। अब होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्यों होता है? जब इनको सिराजुद्दीन ब्रिटिश गेन कंट्रोल बंगाल रूल करने लगती है, तो मीर कासिम जो बंगाल के नवाब रहते हैं, क्या होता है, ये अपोज करते हैं किसका, ब्रिटिशर्स का, किसका, इंटरफियरेंस एंड इंटरनल ड्यूटीज प्रमोट एंड फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड दिया रहता है इनको सब, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मीर कासिम अपोज करते हैं। इन्होंने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते, कहां से, ये मुर्शिदाबाद लेके चले जाते हैं हेडक्वार्टर को, तो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मीर कासिम को इंडिपेंडेंस से मतलब इनको हटा के किसको बनाते हैं, मीर जाफर को नया नवाब बना देते हैं बंगाल के। ठीक है, ये मीर कासिम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जो चीजें, फोर्ट्रेस बना रहे थे और बहुत सारी फ्री ट्रेड जो दिया था नवाब ने, उसका पालन नहीं कर रहे थे। तो जब इन्होंने अपोज किया और हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद, तो इन्होंने क्या कि मीर कासिम को हटा के ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बना दिया। तो मीर कासिम ने क्या किया, वो गए कहाँ पे, मीर कासिम गए सिराजुद्दीन दौला जो नवाब थे, कहाँ के, अवध के नवाब थे, और मुगल एम्परर शाह आलम II के पास। ये जाते हैं इन दोनों जन के पास और मांगते हैं हेल्प। कहते हैं कि भैया हेल्प दे दो, नहीं तो पूरा इंडिया आप तो गंवाना पड़ जाएगा। जब ये हेल्प मांगते हैं तो बैटल हो जाती है। कितने तारीख को बैटल होती है? बैटल होती है 2 अक्टूबर 1764 को। याद रखना डेट, इट इज समटाइम ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1764 को बैटल हो जाती है। किसके बीच में, कहाँ पे होता है? ये होता है गंगा नदी के किनारे बक्सर में, जो आज का बिहार में, ठीक है, जो आज का बिहार है वहां पे होता है ये वार। तो ब्रिटिशर्स की 7,000 की आर्मी, अब ब्रिटिशर्स की आर्मी बढ़ रही है। पहले 3,500, 1,000 से 3,000 हुए, अब 7,000 हो गए। 7,000 की आर्मी और 40,000 का जो अलाइड ट्रूप्स था, किसका, पहला तो मीर कासिम का और शाह आलम II का और सिराजुद्दीन दौला जो अवध के नवाब थे। ठीक है, इनका ट्रूप्स मिलता है 40,000 का ट्रूप्स। ये क्या करते हैं, ये अलाई करते हैं और लड़ाई कर लेते हैं। इसमें जीत किसकी होती है? इसमें फिर जीत होती है ब्रिटिशर्स की। अब मुगल एम्परर को भी हरा दिया है ब्रिटिशर्स ने, अब तो डोमिनेशन और बढ़ जाएगा। तो अब देखा जाए तो चारों तरफ से ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके बाद जब देखते हैं कि अब लड़ाई बहुत बढ़ रही, तो इन लोग जब देखते ना कि लड़ाई ज्यादा हो रही है, चारों तरफ से हम गिर रहे हैं, तो इन लोग ट्रीटी कर लेते थे। तो इनके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ईयर में हुई? 1765 में हुई। क्या हुआ कि इसमें ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स, टैक्स कलेक्शन होता है बंगाल का, उसमें इनको राइट्स मिल गए। कहाँ के? बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स था उनको मिल गया। ठीक है, और सिराजुद्दीन दौला हैड टू पे हैवी फाइन एंड बिकम ब्रिटिश एलाई। इनको फाइन पे करना पड़ा ब्रिटिशर्स को, किस बात के लिए? कि आपने लड़ाई की, हमको बहुत भारी नुकसान हुआ, आपको ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार देंगे। तो इन्होंने दिया अच्छा खासा इनको वो। अब शाह आलम II को क्या मिलने लगा? एनुअल पेंशन मिलने लगा ब्रिटिशर्स के थ्रू। अब मुगल एकदम कमजोर हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स की चारों तरफ से पावर बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी देखेंगे कैसे राजपूत और
बाकी सारे जो इतने भी रूलर्स थे इंडिपेंडेंट रूलर, उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन कौन से वार हुए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।